आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो शायद सुनने में अलग अलग लगे, पर असल में काफी जुड़े हुए हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, फिर वो आरटी एक्ट 2009 है, शिक्षा का अधिकार वाला। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और साथ में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कुछ खास प्रावधान है, और संविधान का अनुच्छेद 23 जो शोषण के खिलाफ है। इन सब के बीच क्या कनेक्शन है, ये समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सब चीजें मतलब यूपी टेट की जरूरतें, आरटी कानून, महिलाओं को मिलने वाली छूट और फिर ये मौलिक अधिकार, खासकर अनुच्छेद 23, ये सब कैसे एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। आज का मकसद यही है कि देखें कि ये शिक्षा योग्यता, शिक्षा का अधिकार, लिंग आधारित नीतियां और संवैधानिक अधिकार कैसे मिलकर काम करते हैं, खास तौर पर सभी बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने के लक्ष्य में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यूपी टेट और आरटी एक्ट 2009, इनका सीधा कनेक्शन क्या है? जानकारी तो यही कहती है कि भाई आरटी एक्ट का मकसद साफ है, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। जी बिल्कुल। और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू भी हो गया। हाँ, और देखिए इसी कानून में एक धारा है, सेक्शन 23(1). ये कहता है कि भाई शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं होंगी, मिनिमल क्वालिफिकेशंस। अच्छा। और ये योग्यताएं तय कौन करेगा? ये जिम्मेदारी दी गई NCTE को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, NCTE। जी, तो इसी कानूनी जरूरत के तहत, मतलब इसी सेक्शन 23(1) के कारण ये शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम टेट कहते हैं, उसे अनिवार्य बनाया गया। अच्छा, तो मतलब यूपी टेट जैसी जो परीक्षाएं हैं वो इसी कानून की वजह से आई हैं। ये सिर्फ यूपी की अपनी सोच नहीं है। नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। यूपी टेट हो या किसी और राज्य की TET परीक्षा, ये सीधे तौर पर आरटी एक्ट की धारा 23(1) को जमीन पर उतारने का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है। मकसद ये है कि जो टीचर क्लास में जा रहा है वो कम से कम निर्धारित न्यूनतम योग्यता तो रखता हो, ट्रेंड हो। यस। तो यूपी टेट कोई अकेली परीक्षा नहीं है, या आरटीई के उस बड़े लक्ष्य के शिक्षा मिले और गुणवत्ता वाली मिले, उसे पूरा करने की कोशिश का एक हिस्सा है। सही बात है। हालांकि वो सवाल अपनी जगह है कि क्या सिर्फ परीक्षा पास करना ही क्वालिटी की गारंटी है? हाँ, वो एक अलग बहस है। लेकिन कानूनी जुड़ाव तो बिल्कुल साफ है। ये कनेक्शन समझना वाकई जरूरी था कि यूपी टेट की जड़ें आरटी एक्ट में है। अच्छा, अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद थोड़ा कम डिस्कस होता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टीचिंग में लाने के लिए जो स्पेशल प्रावधान है, इसका भी जिक्र है हमारी जानकारी में। हाँ बिल्कुल है, और ये काफी अहम कदम उठाए गए हैं यूपी में। जैसे सरकारी नौकरियों में, जिनमें टीचर की नौकरी भी आती है, अप्लाई करने के लिए महिलाओं को उम्र में 5 साल की छूट है। 5 साल की छूट, ये तो काफी है। जी, ये उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार हो सकता है जिन्होंने शायद किसी वजह से, परिवार या किसी और कारण से अपनी पढ़ाई या करियर में ब्रेक लिया हो। उन्हें एक दूसरा मौका मिलता है। और आरक्षण की भी बात है शायद। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। 20% आरक्षण? जी, और इतना ही नहीं, यूपी टेट का फॉर्म भरने में भी फीस में रियायत है। जैसे जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो 400 रुपए, और अगर SC/ST वर्ग से हैं तो सिर्फ 200 रुपए। अच्छा, तो ये जो छूट है, ये आरक्षण है, फीस में कमी है, इसका मकसद क्या सिर्फ महिलाओं को नौकरी देना है या कुछ और भी सोचा गया है इसके पीछे? देखिए, नौकरी मिलना और आर्थिक रूप से सशक्त होना तो एक पहलू है ही, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका एक और बड़ा संदर्भ है। जब स्कूलों में महिला शिक्षक ज्यादा होंगी तो उसका असर स्कूल के पूरे माहौल पर पड़ सकता है। खासकर जो छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए महिला टीचर का होना उन्हें स्कूल आने, टिके रहने में मदद कर सकता है। शायद वो ज्यादा सहज महसूस करें। एक तरह से उसे साधने की कोशिश है। मतलब ये सारी चीजें, यूपी टेट, आरटीई और ये महिलाओं वाले प्रावधान, ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, अलग अलग नहीं है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये सभी मिलकर जो टीचिंग वर्कफोर्स है, हमारे शिक्षक हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं और ज्यादा विविध, डाइवर्स बनाते हैं। जब वर्कफोर्स में समाज के अलग अलग तबकों के लोग होते हैं तो वो ज्यादा इंक्लूसिव बनता है, ज्यादा प्रभावी भी हो सकता है। ये सब उसी बड़े लक्ष्य की ओर जाते हैं, हर बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा। ये दिलचस्प है कि कैसे ये सब कड़ियां जुड़ रही हैं। शिक्षक की योग्यता, शिक्षा का अधिकार और जेंडर इक्वालिटी के प्रयास। चलिए अब एक और शायद सबसे बुनियादी कनेक्शन पर आते हैं। शिक्षा का अधिकार और बच्चों का शोषण से बचाव, खासतौर पर अनुच्छेद 23 के संदर्भ में। जी,
और ये कनेक्शन समझना बेहद जरूरी है। देखिए, हमने बात की कि आरटीए एक्ट 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। हाँ। लेकिन सोचिए, अगर कोई बच्चा स्कूल आने की उम्र में स्कूल जाने के बजाय कहीं बंधुआ मजदूरी कर रहा हो या किसी भी तरह के बाल श्रम में फंसा हो, तो फिर उसके लिए तो ये गारंटी बेमानी हो गई ना। वो स्कूल कैसे आएगा? बिल्कुल आ ही नहीं सकता। यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 23 काम आता है। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती करवाए जाने वाली मजदूरी, फोर्स लेबर, ये दोनों गैर कानूनी हैं। इन पर रोक है। अब अगर हम आरटीए एक्ट और अनुच्छेद 23 को साथ में रखकर देखें तो एक बहुत गहरा रिश्ता दिखता है। अनुच्छेद 23 बच्चों को और बड़ों को भी शोषण से बचाता है और यही बचाव उन्हें इस लायक बनाता है कि वो आरटीए एक्ट के तहत मिले अपने शिक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। तो आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद 23 एक तरह से आरटीए को लागू करने की पहली शर्त जैसा है। मतलब शोषण से आजादी नहीं तो शिक्षा का अधिकार भी अधूरा है? हाँ, बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बच्चों को शोषण से बचाना, जो अनुच्छेद 23 करता है, उनकी शिक्षा को मुमकिन बनाता है, जो आरटीए एक्ट का वादा है। दोनों मिलकर काम करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है। और इसमें फिर टीचर की भूमिका कहाँ आती है? वो शिक्षक जो यूपी टेट पास करके आ रहे हैं। टीचर की भूमिका यहाँ बहुत बहुत अहम हो जाती है। उनसे उम्मीद ये नहीं है कि वो सिर्फ अपना विषय पढ़ा दें, उनसे ये भी उम्मीद है कि वो बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताएं। जैसे समानता क्या है, आजादी का मतलब क्या है, और ये कि संविधान उन्हें शोषण से बचाता है। अनुच्छेद 23 है उनके लिए। ये जानकारी बच्चों में एक आत्मविश्वास जगा सकती है, उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति अलर्ट कर सकती है। तो क्या ये माना जाता है कि अनुच्छेद 23 जैसे कानूनों को जानना और बच्चों को समझाना ये टीचर की प्रोफेशनल जिम्मेदारी का हिस्सा है? जो जानकारी हमारे पास है वो इसी ओर इशारा करती है। अनुच्छेद 23 को समझना सिर्फ एक फैक्ट याद रखना नहीं है, इसे एक शिक्षक की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी? जी, क्योंकि शिक्षक ही वो हैं जो इन भारी भरकम कानूनी बातों को बच्चों की भाषा में उनके लेवल पर जाकर उनकी जिंदगी से जोड़कर समझा सकते हैं। ये बात तो बहुत गहरी है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं बल्कि बच्चों को उनके हक के बारे में बताने वाले भी हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये यूपी टेट की परीक्षा में कैसे दिखती हैं? क्या सिलेबस में ये सब है? हाँ, बिल्कुल है। यूपी टेट के सिलेबस में ऐसे हिस्से हैं जहाँ ये बातें सीधे सीधे जुड़ती हैं। खास तौर पर 2 सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हाँ, सीडीपी तो होता ही है जी, जिसमें बच्चों के विकास, सीखने की प्रक्रिया, मनोविज्ञान वगैरह होता है। और दूसरा है सामाजिक अध्ययन, मतलब सोशल स्टडीज या ईवीएसटी, जो समाज, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, इन सब से जुड़ा है। और इनमें सवाल कैसे आते हैं फिर इनसे जुड़े हुए? हाँ, बिल्कुल। इन सेक्शंस में अक्सर बच्चों के अधिकार क्या हैं, बाल श्रम का मुद्दा, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, इनसे जुड़े संवैधानिक प्रावधान, इन सब पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा। और खास तौर पर अनुच्छेद 23 जो शोषण के खिलाफ है और अनुच्छेद 24 जो फैक्ट्री वगैरह में बच्चों से काम कराने पर रोक लगाता है, ये दोनों ही अनुच्छेद इन सेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनके सवाल अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपी टेट परीक्षा सिर्फ ये नहीं देख रही कि कैंडिडेट को पढ़ाना आता है या नहीं, बल्कि ये भी परख रही है कि वो बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकार, इनसे जुड़े जो कानून हैं, जो सामाजिक पहलू हैं, उनके प्रति कितना जागरूक और संवेदनशील है। बिल्कुल सही। परीक्षा का ये पहलू दिखाता है कि जो लोग टीचर बनने जा रहे हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे इन जरूरी संवैधानिक और कानूनी प्रोटेक्शंस को जानें, उनके महत्व को समझें और क्लासरूम में भी उस समझ के साथ काम करें। ये उनके काम का एक इंटीग्रल पार्ट माना जा रहा है। तो हमने यूपी टेट, आरटीए एक्ट, महिलाओं के लिए प्रावधान और अनुच्छेद 23 इनके बीच के कई सारे कनेक्शंस पर बात की। अगर इन सब धागों को एक साथ लाकर देखें तो एक निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या बड़ी तस्वीर दिखती है? देखिए, एक चेन सी नजर आती है ना? आरटीए एक्ट कहता है भाई हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दो। हाँ। इस वादे को पूरा करने के लिए चाहिए योग्य टीचर, जिसके लिए यूपी टेट जैसी परीक्षा जरूरी हो जाती है। फिर इस टीचर फोर्स को और मजबूत और विविध बनाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधान आ जाते हैं। और इन सब के नीचे बुनियाद में है हमारे मौलिक अधिकार, जैसे अनुच्छेद 23,
क्योंकि अगर बच्चे सुरक्षित ही नहीं हैं, उनका शोषण हो रहा है, तो फिर शिक्षा के अधिकार का क्या मतलब, वो मिलेगा कैसे? और टीचर से ये उम्मीद है कि वो इस पूरे क्या कहें ताने बाने को समझें कि कैसे ये सब अधिकार शिक्षा का, बराबरी का, शोषण से सुरक्षा का आपस में जुड़े हैं और इस समझ को बच्चों तक भी लेकर जाए। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और विश्लेषण करें तो ये दिखाता है कि शिक्षा नीति कोई हवा में तैरती चीज नहीं है। सबके लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए ये संविधान की गारंटियों पर और आरक्षण या छूट जैसे अफर्मेटिव एक्शंस पर निर्भर करती है। सही है। बात सिर्फ बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक लाने की नहीं है, बल्कि उनके लिए सीखने का एक सुरक्षित और अच्छा माहौल बनाने की भी है। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये सारे तत्व यूपी टेट, आरटीई एक्ट, महिलाओं के लिए प्रावधान और अनुच्छेद 23 जैसे मौलिक अधिकार, ये अलग अलग दिखते हुए भी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें भी और सुरक्षित भी रहें। जी हाँ, इनका मिला जुला असर ही सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जब हमने ये सारे कनेक्शन समझ लिए हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो हमारी जानकारी से ही जुड़ा है। हाँ, बताइए। जानकारी में ये कहा गया है कि टीचर की भूमिका है बच्चों में अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, अनुच्छेद 23, समानता वगैरह। इसे उनकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी बताया गया है। हाँ, इस पे हमने बात की थी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि टीचर की ये समझ, ये ज्ञान कि बच्चों के अधिकार क्या हैं, ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने या परीक्षा पास करने तक ही क्यों रहे? ये असल में क्लासरूम के अंदर के माहौल को कैसे बदल सकता है, बच्चों के आपस के बर्ताव को, टीचर के पढ़ाने के तरीके को, मतलब टीचर एक्टिवली कैसे मदद कर सकते हैं बच्चों की स्कूल की रोजमर्रा की जिंदगी में ही, कि वो अपने अधिकारों को समझें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सही ढंग से आत्मविश्वास से कहना सीखें। ये तो बहुत अहम सवाल उठा दिया आपने कि ये जो ज्ञान है इसे अमल में कैसे लाया जाए, कैसे बच्चे सिर्फ जाने नहीं बल्कि महसूस करें अपने अधिकारों को और उनका सम्मान करना सीखें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ये तो शिक्षकों के लिए एक चुनौती भी है और शायद एक बहुत बड़ा अवसर भी। बिल्कुल, कि वो सिर्फ सिलेबस ना पढ़ाएं बल्कि सही मायनों में नागरिक तैयार करें। निश्चित रूप से ये सवाल ज्ञान को उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जोड़ता है और हमें आगे सोचने पे मजबूर करता है कि शिक्षा का असल मकसद क्या होना चाहिए।